ये स्टोरी दो मेढकों के बारे में है। दो मेढक बहुत ही जिगरी दोस्त थे। हमेशा साथ खेलते थे, कूदते थे और मस्ती बहुत ज्यादा करते थे। तो तालाब में ही हमेशा अपना लाइफ उन्होंने बिता दिया। लेकिन दोनों ने एक बार प्लान किया कि चलो बाहर घूम कर आते हैं, बाहर की दुनिया थोड़ा देखते हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे तालाब में। सुबह निकला, दोपहर में एक गांव पहुंचा। देखा कि एक आदमी गाय का दूध निकाल रहा है और उसने पहली बार ऐसा कलर देखा था। उसने अभी तक तो पानी का कलर देखा था उसने, लेकिन दूध का कलर व्हाइट जो है पहली बार उसने देखा। और उसने कहा कि वाओ, कैसा पानी है, इतना क्लियर व्हाइट है, इसमें तैरने का तो मजा कुछ अलग होगा। तो जो दूध वाला था अपना दूध धोकर साइड में रख दिया और वहां से चला गया। ये दोनों की नजर उस पर पड़ी और दोनों उस बाल्टी में छलांग मार दिया और वहां पर भी मस्ती करने लगे। और दोनों को बड़ा मजा आ रहा था कि पहली बार व्हाइट कलर का दूध में तैर रहे हैं वो लोग। तैरते तैरते 2 घंटा 3 घंटा हो गया, शाम होने वाली थी। तो जो मोटा मेढक था उसने बोला कि चलो अब वापस तालाब में चलते हैं, काफी हमने मस्ती कर ली। तो पतला वाला मेढक भी बोला कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन जब वो छलांग मारना स्टार्ट किए तो बाल्टी बहुत ज्यादा लंबा था, जिसके कारण वो लोग बाल्टी से निकल ही नहीं पा रहे थे। सोचा कि किनारे से छलांग मारे तो वहां से भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जो बाल्टी की चिकनाहट थी बहुत ही ज्यादा थी। तो पतला वाला मेढक ने सलाह दिया, क्या करते हैं, कुछ देर हम लोग और तैरते हैं यहाँ पर, हो सकता है कि किसी की नजर पड़ेगी और हमें कोई बाहर निकाल देगा। बोला ठीक है। और वो लोग तैरना स्टार्ट कर दिए। 1 घंटा तैरा, 2 घंटा तैरा, 3 घंटा तक तैरते रहा, कोई नहीं आया। फिर मोटा मेढक को थकावट होने लगी, बोला कि यार मेरे सब नहीं होने वाला है, मुझे लगता है कि मेरी डेथ यहीं होने वाली है। तो पतला वाला फिर मोटिवेट किया। तो आधा घंटा किसी तरह से तैरा वो लोग। और मोटा वाला मेढक बोला कि यार अब नहीं हो सकता है, अब तो लगता है कि मुझे मर ही जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो डूबने लगा। और लिटरली उसने क्या कर गया, डूब गया। तो पतला वाला मेढक को बड़ा बुरा लगा, उसके आंखों में आंसू थी। लेकिन जैसे अपने दोस्त को मरते हुए देखा, फिर से वो और पैर कस कस के मारने लगा। तैरते रहा, तैरते रहा। और कुछ देर के तैरने के बाद पता चला कि दूध जो है वो थोड़ा सा, जब दूध को बहुत ज्यादा चर्न करोगे तो मक्खन निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां से मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया और वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा। और जैसे वहां पे थोड़ा सा सॉलिड बना, मक्खन, वो जो मेढक था उस पर पैर रखा और एक छलांग मार करके बाल्टी से बाहर निकल गया। और ये जैसे ही बाहर निकला तो पहले तो वो सोचने लगा यार हुआ क्या आखिर ये। फिर जाकर के थोड़ा राहत लेने के बाद, करीब 5 साल 6 साल के बाद, वो अपने बच्चों को स्टोरियां सुनाया कि किस तरह से मैं बाहर निकल पाया और मेरा दोस्त क्यों आखिर मर गया वहां पर। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड होनी चाहिए। कि लाइफ में कभी ऐसा आपको लगेगा कि आप एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंच गए हो, लेकिन उससे पहले ही आपका सेल्फ डाउट आपको वहां से छुड़वा देगा। कोई काम करोगे ना तो कोई दूसरा बोले या ना बोले, लेकिन अपने मन में ही सेल्फ डाउट जनरेट होने लगता है कि पता नहीं ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, सही रास्ते पर हूं कि नहीं हूं मैं। और वही आपको क्विट करवा देगा। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। क्या ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन चैप्टर। देखो, अभी तक आपने रिलेशन चैप्टर पढ़ लिया है। रिलेशन के बेसिस पे ही फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए टोटल फोर फॉर फोर प्रोसेस है। 4 तरीके से हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में।
या एज अ रिलेशन, इसे रिलेशन भी कहते हैं, या फंक्शन एज अ रूल और कोरेस्पोंडेंस, रूल या कोरेस्पोंडेंस भी हम लोग कहते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एज अ रिलेशन, एज अ रूल, या फिर कोरेस्पोंडेंस, या फिर इसे हम मशीन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन। ठीक है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, एज अ रूल या फिर कोरेस्पोंडेंस। हम लोग यहीं से इसका मेन डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे, यहां से। तो देखो, फंक्शन एज अ रूल और कोरेस्पोंडेंस, रूल और कोरेस्पोंडेंस। देखिएगा, इसका डेफिनेशन क्या होता है। इट इज अ रूल which associates the member of set A with member of set B uniquely। ठीक है, it is a rule which associate the member of set A with member of set B uniquely। अब इसका मतलब क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सुन लो। एग्जाम्पल देखो, सेट A is given 1 2 3 4, set B is given 1 4 9 16 25। ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी। तो 1 2 3 4 1 4 9 16 25। देखिए, मैंने कनेक्ट किया 1 को 1 के साथ, 2 इज कनेक्टेड विथ 4, 3 इज कनेक्टेड विथ 9, 4 इज कनेक्टेड विथ 16। लेकिन ये कैसे कनेक्ट हुआ होगा? देयर इज अ सर्टेन रूल एंड द रूल इज नोन एज एक्स स्क्वायर। ठीक है, if I make square of 1, what I will get? 1, square of 2 4, square of 3 9, and square of 4 60। ठीक है, तो रूल का नाम क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इट इज अ रूल। सबसे पहले देखो कि यह क्या है जी? रूल है। और यहां पे रूल कौन है? ए है, बी है कि एक्स स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर, यही आपका रूल है। which associates the member of set A with member of set B uniquely। ठीक है, यूनिकली इसको एसोसिएट करता है। जैसे 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 का कनेक्शन 9 के साथ। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा, इसी में एक और टेक्निकल वर्ड हम लोग सुनेंगे, जिस इससे कहते हैं हम लोग प्री इमेज। प्री इमेज, और इसे हम लोग कहते हैं इमेज। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बताओ? प्री इमेज। और इसे हम लोग कहेंगे इमेज कहते हैं। ठीक है, प्री का मतलब ही समझ में आता है कि पहले। तो पहले ए आ रहा है कि पहले बी आ रहा है? पहले ए आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये प्री इमेज, और ये वाला जो होगा इमेज होने वाला है।
ठीक है, इमेज होने वाला। आराम से इसको देखिए। अच्छा, इसको पहले लिखो, इसमें कुछ और स्पेशल बात बताना है, पहले यहां तक लिख लीजिए। तो बताओ फंक्शन का कितना डेफिनेशन, टोटल 4 डेफिनेशन। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एज अ रिलेशन, एज अ रूल और कोरस्पोंडेंस, एज अ मशीन। ठीक है, रूल लिखा हुआ है RULE, एज अ ये हो गया रूल। ठीक है, हाँ ये 4 तरह से डिफाइंड होगा, कैसे होगा मैं सब बता रहा हूं आपको। इसको लिखते जाइए, फटाफट लिखिए पहले इसको इतना। ऑलराइट, तो यहां तक आपने देखा, मैं मेन इस डेफिनेशन पे फोकस कर रहा हूं, यहीं से सारा डेफिनेशन आपको बता दूंगा मैं। अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखते जाओ। जैसे जो फर्स्ट सेट होता है, उसके अंदर का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग एक्स कहेंगे। सेट ए का जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स। और इस एलिमेंट को हम लोग वाई कहेंगे। ठीक है, ये वाई कहलाएगा। ये देखो, तो अब देखो ये सारा एक्स, ये सारा का सारा वाई। और फंक्शन होने के लिए कंडीशन बता दिया गया है कि एक रूल होना चाहिए जिसमें सेट ए का वैल्यू सेट बी के वैल्यू से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखो जी, अब इसको कैसे करेंगे। मान लो ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, और इसके पहले एफ लग गया, एफ लग गया, तो पूरा को हम लोग क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। ध्यान से देखिए, ठीक है, देखो ये एक्स है, इसके पहले एफ लग जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी वाई कहलाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा एक्स, और पूरा ब्रैकेट के बाहर जो है एफ, पूरी क्वांटिटी मिल करके वाई कहलाएगी। अब देखो कैसे इसका मतलब हुआ, यहां एक्स की जगह क्या रखोगे, 1 रखा मैंने। बताओ एक्स का काम कौन करेगा, यहां 1 कर रहा है। जब मैंने 1 पुट किया तो F1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ। अच्छा, जब मैं 2 रखूंगा तो क्या होगा, 4। जब 3 रखाया 9। ऑलराइट, जब 4 था 16, यही था ना। अब देखो, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन ऐसे लिखा 1,1 2,4, ये 3,9 एंड 4,16। ठीक है, तो बताओ ये ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट इज नोन एज एक्स, सेकंड इज नोन एज वाई, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। तो फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड पेयर, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, कि एक्स का वैल्यू पुट किया तो एक्स के पुट करने से ही वाई का वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 4, ऐसे करके। अच्छा अब बताओ, ये तो हमारा एफ निकल गया, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ गया जी, क्लियर। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। इसी में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वर्ड जो आएगा डोमेन, डोमेन क्या होगा, डोमेन में सेट ए, पूरा सेट ए डोमेन हो जाता है इसमें। तो 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद रेंज देख लो, रेंज कनेक्टेड, या ऐसे लिखो कनेक्टेड बी, वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टेड बी, सिर्फ बी नहीं, बोलो कौन सा बी, कनेक्टेड बी। तो कनेक्टेड बी वी आर गेटिंग 1 4 9 एंड 16। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ को डोमेन,
कोड डोमेन वी आर गेटिंग, तो ओनली बी, ठीक है, पूरा का पूरा बी लेंगे। और यहां बी कितना दिख रहा है बताओ? 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन है, कोडोमेन, और साथ साथ रेंज हो। तो मैंने ये चीजें सिखाया था आपको, रिलेशन में भी आपको बताया था। क्लियर है? अच्छा अब बताओ, सुन लो। अब देयर इज अ सर्टेन रूल। देखो, एक मैं आपको ट्रिक पढ़ा देता हूं, ट्रिक फॉर फाइंडिंग, आइए, ट्रिक फॉर फाइंडिंग फंक्शन। फंक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा ट्रिक है? देखो सुन लो, ये ट्रिक कैसे होगा। ये हो गया बेटा माँ का ट्रिक। ये देखो सिंपल सा, इस ट्रिक का हम लोग फॉलो करेंगे। इधर देखो, यहां देख रहे हो, ये समझो कि पहला वाला बेटा है, हाँ, और ये माँ है, ठीक है। आप ऐसा समझो, एक फंक्शन होने के लिए सिंपल सा कंडीशन मैंने आपको बता दिया, एकदम सिमरन और कालिया के अंदाज में। देखो, मान लो कालिया पूछा कि कैसे डिसाइड करेंगे कि सर फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो एक सिंपल सा रूल धर्मवीर सर बताएं कि पहला वाला बेटा दूसरा वाला माँ समझो आप, ठीक है। बताओ, 2 3 बेटा की एक माँ हो सकती है? नहीं होगा, ठीक है। एक बेटा की 2 4 माँ हो सकती है? नहीं, वो बड़ी मम्मी छोटी मम्मी करके नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनिक यूनिक कनेक्शन होने के लिए 2 रूल पे फोकस करना है। एक फंक्शन होने के लिए 2 रूल पे फोकस करना है। पहला रूल क्या कहता है कि सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। बोलो, सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरा रूल कहता है कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट का एक ही के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बस यही 2 रूल पे आपको फोकस करना है, ये ध्यान से देखना। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? थोड़ा देखो तो बोलो हाँ सर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड है और एक का कनेक्शन सिर्फ एक ही के साथ, मतलब एक बेटा की एक माँ, ठीक है। तो मतलब एक का कनेक्शन एक के साथ ही होना चाहिए, तभी जाकर के फंक्शन होना चाहिए। तो मैं यहां पे ऐसे स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, सुन लो। फॉर फंक्शन के लिए, फॉर फंक्शन के लिए यू विल राइट अ रूल, each element of A should be connected, should be connected, ठीक है। each element of A should be connected। और दूसरा रूल होना चाहिए each element should be connected with यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ट्रिक हो गया, इसको ध्यान से देखोगे। जैसे ये सेट ए, सेट बी, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये कनेक्टेड। आराम से देखिए ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, देख लो बढ़िया से। उसी तरह C एंड D, x1 x2 x3 y1 y2, आराम से देखिएगा, आराम से सब देखिएगा फंक्शन होगा कि नहीं होगा सब।
y1 ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, आराम से देखते हुए। x1 को y2 के साथ है ना, ये खाली फंक्शन का नाम देने के लिए, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। चलो बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अच्छा पहले ये बताओ, क्या फर्स्ट वाला फंक्शन होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है, क्योंकि रूल जो आपको बताया गया कि सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, तो क्या कनेक्टेड है? अक्षत कनेक्टेड है, ठीक है, और एक का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए, तो वो भी दिख रहा है कि एक का कनेक्शन एक के साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? x1 किसके साथ कनेक्टेड है? कितना जवाब आया? एक ही ना आ रहा है, x2 y1 के साथ, x3 y3 के साथ, मतलब एक का कनेक्शन एक के साथ, ठीक है, तो ये फंक्शन है, इसको मैं टिक कर देता हूं। क्या ये फंक्शन होगा? चेक करो, देखो, नहीं होगा, कंफर्म देख लो। अच्छा कितने लोगों को लग रहा होगा? हाथ उठाओ जिसको लग रहा होगा। क्या हुआ? बोलो बोलो। ये देखो, ये तो मतलब जी नाम रखने के लिए। अब बताओ क्या है, फंक्शन है या नहीं है? सिर्फ दो को लग रहा है, दोनों रिया को लग रहा है, नहीं है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन होगा, क्यों होगा सुनो। रूल नंबर 1, सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, सारा एलिमेंट कनेक्टेड है। क्या सेट ए का एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्टेड है? चलो पूछते जवाब देखते हैं। x1 का कनेक्शन बताओ, जवाब कितना आया? एक का कनेक्शन एक के साथ। x2 का कनेक्शन, जवाब कितना आया? एक। या फिर बेटा और माँ वाला कंसेप्ट लगाओ, ये करण अर्जुन दो बेटा की एक माँ हो सकती, पॉसिबल है, नहीं समझे? दिख रहा है, ये बेटा और इधर माँ, मतलब दो बेटा की एक माँ हो सकती है, इसलिए ये फंक्शन है। किसी को अभी भी दिक्कत है इसमें? हाँ बोलो। सर तो सेकंड वाला रूल क्यों नहीं अप्लाई? कौन सेकंड वाला रूल? हाँ तो यूनिकी से तो कनेक्टेड है, बताओ x1 किसके साथ कनेक्टेड? तो कितना जवाब आया? तो यूनिकी तो हुआ नहीं, एट अ टाइम बताओ किसके साथ कनेक्टेड है, तो वही तो बोला जा रहा है कि ईच एलिमेंट इन ए इज कनेक्टेड विथ यूनिक एलिमेंट। x1 किसके साथ कनेक्टेड है? x2 y1 के साथ कनेक्टेड, नहीं समझे? यही चीज। अच्छा ये बताओ, नहीं है, नहीं है, नहीं बोले तो देख रहे कुछ लोग आंख बड़ा होगा। हाँ बताओ सुनीता क्यों ऐसा? संगीता की सुनीता है? हाँ संगीता बोलो।
हाँ, सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना, यहां रूल नंबर 1 ही वायलेट हो गया। मतलब x3 इज नॉट कनेक्टेड विथ y, ठीक है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। हाँ बताओ, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं। रूल नंबर 1 इज वैलिड, ईच एलिमेंट इन सेट ए इज कनेक्टेड विथ सेट बी, बट ईच एलिमेंट इन ए इज नॉट यूनिकली कनेक्टेड विथ सेट बी। अब इसमें जवाब आ रहा है कि x1 कितने के साथ कनेक्टेड है? 2 के साथ। यूनिक एलिमेंट नहीं, एक बेटा की 2 मां पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज है। क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि x3 y2 और हाँ, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है सर, चल रहा है दिमाग में? हाँ, तो फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताता हूं। पहले ये पूरा डायग्राम लिख लो, फिर बता रहा हूं मैं। चलो ये ट्रिक लिख लो। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन, राइट, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देख लो। यहां पर आप लिखो फंक्शन और ये वाला जो है रिलेशन। each element of A must be related to some elements of B, ठीक है। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, देयर मे बी some elements in A which is not related to B, which is not related to B। दूसरा, no elements in A is connected with two or more elements, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स। एन एलिमेंट may be connected with two or more element, two or more elements, right। देखिए बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा रिलेशन और फंक्शन के बीच में, ठीक है। कालिया पूछता है कि सर क्या डिफरेंस है, तो फंक्शन में
क्या उसको समझ में आया कि ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी। इट मीन्स व्हाट, ए में जितना भी एलिमेंट है उन सभी का कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन रिलेशन के केस में कोई जरूरी नहीं है कि कोई हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा ही होगा, कोई नहीं भी कनेक्टेड है तो चलेगा। और दूसरा है फंक्शन में एक एलिमेंट का सिर्फ एक कनेक्शन होना चाहिए, सेट ए का। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? अब जैसे एक क्वेश्चन में देता हूं, देखो तो कौन बताएगा, कौन कालिया की मदद करेगा। लेट ए 1 2 3, बी का वैल्यू 8, 10। अब बताओ, यहां एफ दिया हुआ है 2, 8, 3, 10। अब बताइए, is f is f function from a to b? फंक्शन फ्रॉम a टू b, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा लक्ष्मण? हाँ, a में 3 एलिमेंट था, लेकिन कनेक्शन कितने के बीच में दिख रहा है? ओनली 2। ठीक है, देयर इज ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड विथ b, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या ये रिलेशन हो सकता है? हाँ या ना? हाँ, हो सकता है। ये क्या होगा बताओ? रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, और देखो इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका चाहो तो रीजन लिख सकते हो। अच्छा, डोमेन बताओ तो यहाँ डोमेन ऑफ एफ क्या दिख रहा है? 2, 3। लेकिन डोमेन ऑफ एफ क्या बताया गया था बताओ तो? सेट ए विच इज नॉट इक्वल टू सेट ए, बताया गया था आपको। डोमेन ऑफ फंक्शन जो स्टार्टिंग में लिखाया हूं वो क्या लिखाया था? सेट ए। लेकिन क्या ये सेट ए की इक्वल है? 2, 3 नहीं। हाँ, रिलेशन का डोमेन हो सकता है, लेकिन फंक्शन का डोमेन नहीं है ये चीज। ठीक है, तो लिख देना कि f इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, इट इज रिलेशन। ये हमारा रिलेशन होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहां लिखो इक्वल फंक्शन। विच वन इज नोन एज इक्वल फंक्शन? इक्वल फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, राइट, टू फंक्शंस f and g are said to be equal if domain of f equal to domain of g, और दूसरा लिखो कोडोमेन ऑफ कोडोमेन ऑफ जी, ये लिखिए। और थर्ड में लिखो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। इसी को हम लोग कहते हैं इक्वल फंक्शन। वेल, एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन, वन फंक्शन इज गिवन एफ, it is r minus 2, 2r is given. If I want to ask which one is set a function, in this case which one is set a? Who can tell me? And which one is set b?
सेट ए, यहां से यहां तक क्या होगा, सेट ए, एंड दिस विल बी सेट बी। देखो फंक्शन कैसे लिखाता है, शायद आपको डोनेट, ये हमारा फंक्शन होता है, ऐसे करके फंक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ये सेट ए और ये वाला सेट बी हो गया आपका। तो ये एफ लिखा हुआ है सच दैट इट इज नोन एज ए, और ये क्या कहलाता है, बी। अच्छा, जी के केस में सेट ए का काम कौन करेगा, आर, सेट बी का काम आर करेगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन इक्वल होने के लिए अभी क्या बताया था, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी, कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ जी, और एफ एक्स इक्वल टू, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो यहां देखो, फॉर एफ फंक्शन के लिए लिखिए, बताइए एफ फंक्शन में क्या दिया हुआ है, एफ सच दैट आर माइनस टू से लेकर के आर तक दिया हुआ है, एंड एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू इज गिवन हियर, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स तो लिखा, क्या इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी, क्या कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए एफ एक्स इक्वल टू वॉट विल हैपन, एक्स प्लस टू, यही हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका कोई मुझे डोमेन बता सकता है, सेट ए, लेकिन सेट ए का काम कौन कर रहा है, हाँ देखो हमने क्या पढ़ाया था, सेट ए होता है तो सेट ए इज व्हाट, आर माइनस टू, यही हमारा डोमेन होगा, ठीक है। और फॉर जी के लिए देखो, जी के लिए क्या कर लो, तो डायरेक्टली ये तो जी एक्स दिया हुआ है जी, एक्स प्लस कितना होगा, टू दिया हुआ है। तो बताओ यहां पर जो एफ एक्स है, इधर देखिए एफ एक्स है और ये जी एक्स है, दोनों इक्वल आ गए कि नहीं। अच्छा, इसका डोमेन ऑफ कोई जी बता दो क्या होगा, इसमें भी सेट ए होता है, लेकिन सेट ए का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, ठीक है। अब बताइए जब ये सेट ए हो गया, डोमेन हमारा आ गया, अच्छा कोडोमेन बताओ कोई, हाँ कोडोमेन सेट बी होता है, और रेंज क्या होता है, कनेक्टेड बी, हेलो क्या, कनेक्टेड बी, यहां पर सेट बी होगा तो सेट बी का काम कौन कर रहा है, पूरा का पूरा आर, ये देखिए ये सेट बी का काम कर रहा है। और सिमिलरली यहां पे भी बताओ कोडोमेन, कोडोमेन भी क्या होगा, आर होगा। क्या तीनों खूबी मिल गया बताओ, डोमेन नहीं मिला, तीनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो अब लिखना हेंस डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, सो एफ नॉट इक्वल टू जी, ये दो फंक्शन इक्वल नहीं, मतलब सब चीज लगभग सेम हो गया था, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया कि उसका डोमेन सेम नहीं हुआ, इसलिए इक्वल सेट नहीं। क्लियर हुआ सबको, ठीक है, राइट डाउन। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पर दो फंक्शन देख रहे हो, क्या नाम हुआ, माजिद, ठीक है, एफ और जी फंक्शन है, आर माइनस टू से लेकर आर, और ये एफ एक्स पूरा फंक्शन का ये रूल है, बोलो क्या है ये रूल, और सेट ए का काम ये पूरा करेगा, जो बताया ना डेफिनेशन ए टू बी, तो जो फर्स्ट वाला होता है सेट ए और दूसरा वाला सेट बी होता है। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको और भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, फॉर्मूला इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रेक हो सकता है ये, ठीक है, ये कैंसल, एक्स प्लस टू बचा। अब डोमेन हमने क्या पढ़ाया था, सेट ए, और सेट ए जो पहला वाला होता है वो सेट ए कहलाता है, फर्स्ट वाला, आर माइनस
2। तो ये क्या हो गया, सेट ए। सेट बी का कोडोमेन, कोडोमेन सेट बी, तो दूसरा वाला आर, तो ये हमारा कोडोमेन हो गया। यहां देखिए जी वाला फंक्शन पहले दिया हुआ था किसके बीच में, आप देख सकते हो ये जी फंक्शन है आर टू आर के बीच में, ठीक है। तो जी एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, और डोमेन ऑफ जी क्या है, सेट ए, और सेट ए का काम कौन कर रहा है, आर। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी, तो वो भी आर हो रहा है। तो सब कुछ सेम था, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई कि इसका डोमेन मैच नहीं कर रहा, यहाँ आर है और यहाँ आर माइनस 2 है, पूरा रियल नंबर में 2 सिर्फ माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो बोथ आर नॉट इक्वल। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग को पसंद आएगा ये। देखिए एफ जेड टू जेड एंड जी जेड टू जेड, be a function defined by f n square such that n belong to z, ठीक है, and g equal to n mod n square such that n belong to z, show that g equal to f। हाँ अच्छा देखो, इस फंक्शन को अगर देख रहे हो तो इसमें 3 खूबी होना चाहिए। और देखिए किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत दूर का आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप खाली ध्यान से देखो कि मैं अगला स्टेप सीख पा रहा हूं कि नहीं सीख पा रहा हूं, ठीक है अंकुश, है ना। खाली ध्यान से देखो कि अगला स्टेप मैं सीख पा रहा हूं कि नहीं सीख पा रहा हूं। जैसे पहला देखो, एक एक करके देखते हैं, डेमो देखो। एफ जेड टू जेड दिया हुआ है, इसका अगला स्टेप क्या है बताओ, एफ एक्स। एफ एक्स क्या दिख रहा है बताओ, एन, और यहां पे एन स्क्वायर, ठीक है, और एन बिलोंग्स टू जेड। अब मान लो कालिया को समझ में नहीं आता तो करेगा क्या, वो छोटे छोटे स्टेप लेगा। एटॉमिक हैबिट एक बहुत ही प्यारा बुक है, और मेरा भी एक बुक आ रहा है, पब्लिश हो रहा है, 31 अगस्त को होने वाला है, क्लियर है। मैं इसके बारे नहीं, मैथ्स का नहीं, ठीक है, मैथ्स के बारे में नहीं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो, क्लियर है। तो जैसे एटॉमिक हैबिट एक जेम्स क्लियर का बुक लिखा हुआ है, आदतों पे काम करना, क्लियर है। तो उसी तरह टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों से मैंने पूछा था, सब ने फीडबैक दिया है और सब आप ही के स्टाइल में सब बताया गया है। आप लोग की जो दिक्कत है सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है, और उसी से रिलेटेड बुक लिखी जा रही है। तो 31 अगस्त को रिलीज होगा। आज पब्लिशर वाले ने मेरे को उसका कवर पेज डिजाइन करके भेजा है, तो अगला क्लास में न्यूज दूंगा आप लोगों को। अगला क्लास जरूर आप लोगों को आना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं लेने वाला हूँ उस दिन, ठीक है। ये चीजें हैं और आप लोग के लिए बहुत फायदा होने वाला है मुझे। तो यहां देखो, अब मान लो उस एटॉमिक हैबिट में क्या बताया गया है, मैं बता देता हूं। एटम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, ठीक है। और हैबिट, पता है किसी पार्टी में कोई गया, एक पार्टी में गया, और एक कभी सुने हो देखे ही हो कि बहुत 5 साल 10 साल के बाद कोई दूर की आंटी अगर मिलती है तो देखकर चौंका जाओ, अरे अरे तुम ही हो, कितना बड़ा हो गया है एकदम, ऐसा सुने हो कि नहीं है। और उसकी मम्मी बगल में देखते घूरते रहती है, इसको तो रोज उतना ही देखते हैं हम, ऐसा होता है कि नहीं है। अच्छा बताओ ऐसा क्या डिफरेंस हो गया कि जो मम्मी देख रही थी उसको तो रोज उतना ही दिख रहा था, और जो दूर की आंटी थी जो 10 साल के बाद देखती उसको बहुत बड़ा दिखने लगता है, ऐसा क्या था बताओ। घर में जाके
छोटा देखो, उसकी मम्मी को भी उतना ही क्यों दिखता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चेंज आ रहा है, एक छोटे बच्चे में रोज बढ़ रहा है वो, लेकिन वो चेंज इतना छोटा है कि सामने वालों को दिखता नहीं है। छोटा बच्चों को देखते हैं रोज उठा के घुमाते रहते हैं, 5 साल 10 साल के बाद उठ भी नहीं करेगा वो लोग। समझ में आ रहा है बात? ये इसलिए हो रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और कुछ साल के बाद इतना बड़ा चेंज आ जाता है कि आप फर्क महसूस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी को कहते हैं एटॉमिक हैबिट। तो अगर किसी चीज को समझना है तो क्या करोगे? एक स्टेप, फिर एक स्टेप समझेंगे। ये समझ में आ गया? ये लिखा हुआ समझ में आ गया? खाली लिखा हुआ देखो अभी। अच्छा, ये समझ में आप लोग को आ रहा होगा, पहला वाला को क्या कहते हैं बोलो थोड़ा? एक्स। दूसरे वाला को वाई कहते हैं। ये तो लगभग पता है। एक मिनट, यहां पर सिर्फ एफ लिखा हुआ था, ये एफ लिखा हुआ था। ठीक है, अच्छा इसी को दूसरे स्टाइल में ऐसे लिख सकते हैं, एफ ब्रैकेट में। अच्छा ब्रैकेट में किसको डाले? ये एन को डाले कि एन स्क्वायरवा को डाले? एन को डालेंगे। दिख रहा है? एन। और जब पूरा का पूरा हो जाता है तो ये किसके जैसा काम करता है? वाई के जैसा। और वाई का काम कौन कर रहा है? एन स्क्वायर। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? ये छोटा स्टेप समझ में, ये एटॉमिक हैबिट समझ में आ रहा है? छोटा स्टेप, ये एक्स, ये वाई, ये एफ, अंदर में होता है एक्स, तो एक्स की जगह हमने क्या डाला बताओ? एन। पूरा एफ एन इक्वल टू कितना हो गया? एन स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ठीक है। अच्छा अब बताओ, इतनी बात जब हो गई तो मुझे इसका डोमेन चाहिए। चलो जो न्यू स्टूडेंट है बताओ, कौशिक आप बताओ, डोमेन ऑफ एफ कितना होगा? क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। क्या बोला था? डोमेन का मतलब सेट ए, और सेट ए का काम कौन कर रहा है? ध्यान से देखो, जेड काम कर रहा है। वेरी गुड। ठीक है, जेड काम कर रहा है। ये पहला वाला क्या होता है? सेट ए। दूसरा वाला सेट बी होता है। ठीक है, अच्छा आप बताओ, रुक जाओ, हम जैसे पूछ रहे हैं अब, कोड डोमेन ऑफ एफ, दूसरा न्यू स्टूडेंट आप बताइए। हाँ हाँ, क्या होता है कोडोमेन? हाँ आप ही बताइए। कोडोमेन क्या बोला था? सेट बी। सेट बी क्या होगा? जेड होगा। वेरी गुड। सेट बी, जिसको हमने क्या कहा? जेड। एटॉमिक हैबिट। ध्यान से सुनते जाओ, छोटा छोटा स्टेप लेंगे और फिर पता चलेगा अच्छा पूरा क्वेश्चन समझ गए, इतना बड़ा हो गया बच्चा। अच्छा देखो, तो डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। अच्छा अब बताओ, और ये तो छोड़ो, इसके बाद इसमें आओ तो, फॉर जी जेड टू जेड, बताइए। जी हो गया एन मॉड एन का स्क्वायर सच दैट एन बिलोंग टू जेड। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? जी, अच्छा उसी तरह से बिल्कुल सेम, इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई, यहां लिखेंगे जी और अंदर में एन, तो क्या होगा? मॉड एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा मॉड एन स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन का स्क्वायर, क्योंकि मॉड जो देता है वो पॉजिटिव देता है, हर हाल में पॉजिटिव देगा। जैसे अंदर में 2 का स्क्वायर भी किया, मॉड 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, और -2 भी किया तो भी क्या आएगा? 4 ही आएगा आपका। तो आप लिख सकते हो जी एन इक्वल टू एन स्क्वायर। अच्छा डोमेन ऑफ जी, जी का डोमेन बताओ? जेड। सी डी ऑफ जी, ये भी कितना हो गया? जेड। कोडोमेन भी जेड हो गया। तो बताओ क्या सब कुछ सेम साम आ रहा है? ठीक है, एंड ऑल्सो लिख दो। तो यहां पे आप समझ सकते हो, देखो नाउ यहां देखिए, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू जी इक्वल टू जेड, कोड डोमेन ऑफ एफ, कोड डोमेन ऑफ जी इक्वल टू जेड,
उसके बाद fn इक्वल टू gn। ठीक है, ये दोनों सब कुछ सेम है। ये किसके इक्वल आ जा रहा है? n के स्क्वायर, हैंस f इक्वल टू g, ये हमारा इक्वल होगा। ठीक है, एटॉमिक हैबिट। समझ में आई बात? छोटा छोटा सीखना है, पता चला पूरा का पूरा क्वेश्चन है सीख गया, यही है। वैल्यू पुट करके भी बना सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। चलिए थोड़ा क्विज कर लेते हैं। चलो निखिल बताओ, फंक्शन का कितना डेफिनेशन आप सीखे हो? निखिल, कौन कौन सा नाम थोड़ा बताओ, कुछ भी, कोई भी दो का नाम बताओ। मशीन और एज अ रूल या कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं उसको। ठीक है, ऋषि तुम बताओ जो छूट गया है इसका। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, मशीन, सेट ऑफ रिलेशन, एज अ रिलेशन। हाँ ठीक है, ऑलराइट। अच्छा बताओ, इधर से राम, ए और बी में, ए और बी में इमेज का काम कौन करता है? सेट बी वाला, वो हमारा इमेज का काम करता है। बोलो। नहीं, सेट ए प्री इमेज। ठीक है, इधर से बताओ पूजा, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस हो सकता है? कोई एक डिफरेंस बताओ। फंक्शन में, और जबकि रिलेशन में क्या होता है सर? चलेगा, ठीक है। प्रीति, इक्वल फंक्शन होने के लिए बैठ जा पूजा। कोडोमेन, और फिर दोनों फंक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ठीक, चलिए